अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हम पाकिस्तान की कुछ सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाजी तहरीक और धरने का ऐलान किया था, जिसको ख़त्म करने के लिए रियासत की जानब से ताकत का इस्तेमाल भी किया गया। और फिर उसके बाद जो हलाकतें या ज़ख्मी अफराद के हवाले से मुतज़ाद इतलात आती रही। हुकूमत का कहना है कि कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई यहाँ पे जहाँ बाग या ज़ख्मी सियासी कारकुन नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ क्लेम्स हैं जो 10 अफराद से लेकर 280 अफराद की हलाकतों की और कुछ ज़ख्मियों की जो है कि वो क्लेम किया जा रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और पॉली क्लिनिक की जानब से इब्तदाई तौर के ऊपर कुछ फहरिस्तें दिखाई गई थी ज़ख्मियों की और जहाँ बाग होने वाले मुज़ाहिरीन की, लेकिन बाद में उन दोनों इदारों की जानब से भी तरदीद आ गई। अब मामला जो है कि वो वफाकी काबीना का इजलास हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितना फसाद करार दिया है और कहा है कि केपी की जो गवर्नमेंट है या केपी जो है वफाक के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। और दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब का कहना है कि अगर शौक पूरा नहीं हुआ तो बानी पीटीआई एक और कॉल दे दें और उसको देख लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ये कहना है कि वफाक और आईजी ने उनके ऊपर कातलाना हमला किया। और रऊफ़ हसन साहब जो साबिक तर्जमान थे वो कहते हैं कि हम सोच विचार कर रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए कुछ क़यादत के अंदर तब्दीलियाँ की जाए। JUI और जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के अंदर जो ताकत का इस्तेमाल किया गया मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ उसकी मज़म्मत की है और कहा है कि पाबंदी जो करारदाद PTI पर पाबंदी की करारदाद जो पेश की गई जमात इस्लामी ने उसकी मज़म्मत की है। JUI का कहना है कि हमें मजबूर किया गया तो इस्लामाबाद की तरफ हमने रुख किया तो कोई रोक नहीं पाएगा। ये सारी सूरत हाल है। एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, रुकन असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और शफ़कत अवान साहब जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं और PTI से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। शफ़कत अवान साहब, ये वफाक की जानिब से तो अब ये बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर आपने उस कैबिनेट मीटिंग और उसमें अनाउंसमेंट भी सुनी होगी जो प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया और अभी जो बयान भी आए हैं। तो अगर PTI के ऊपर पाबंदी लगती है तो फिर PTI का क्या हिकमत अमली होगी, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि अगर आप ये क्लेम जो सारा सिचुएशन ये हुई इस्लामाबाद के अंदर मुतज़ाद क्लेम्स आए, उसके हवाले से अभी तक आपकी पार्टी ने कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई लिस्ट मुरतब की कि कितने अफराद जाँ बाक हुए, कितने ज़ख्मी हुए, उनका डाटा और सारी जो शवाहिद जो आप ताकि जो आपके क्लेम है वो इस्टेब्लिश हो सके, तो उस हवाले से भी कोई काम किया गया या नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का आपने पूछा। उन्होंने तो हद ही कर दी है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते वर्कर्स का कत्लेआम कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना ये तो बहुत पीछे रह गया काम, बहुत छोटी बातें लग रही हैं मुझे। जिस तरह हमारे निहत्ते वर्कर्स को ढूंढ दिया गया है डी चौक में और ब्लू एरिया में, इसकी मिसाल दुनिया की किसी जमहूरियत पसंद मुल्क में नहीं मिलती। इवन कि जहाँ डिक्टेटरशिप हो वहाँ पे भी ऐसे जुल्म नहीं किए जाते। रियासत कभी भी अपने शहरियों के साथ इस तरह नहीं करती। जिनको ऐलानात होते रहे कि आप पुरअमन रहें, आए, हम आप पर गोली नहीं चलाएंगे, और शाम होने के बाद लाइटें ऑफ कर दी गई और वहां पे जो क़यामत बरपा थी और जो वहां पे करबला का मंजर था, वो कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सोच के भी, और जिन्होंने हम जैसों ने देखा है, वो शायद पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे कि किस तरह निहत्थे लोगों पर गोलियां चली और वो भगदड़ मची और वो भाग रहे थे और स्नाइपर्स जो हैं उनको टारगेट कर करके उनके सरों में गोलियां मार रहे थे। ये इसकी मिसाल नहीं मिलती कहीं पे भी। बाकी रह गया डाटा, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने की है और 12 लोग जो इस वक्त तक सामने आए हैं जिनके उनका डाटा भी दिया है कि ये हमारे शुहदा हैं। और जख्मियों की तो एक लंबी लिस्ट है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर हो जाएगी मीडिया के साथ। पता है हर वीडियोज आ रही हैं, किसको भूल है कि कितने लोग शुहदा हैं और कितने जख्मी हैं और कितनी बुरी तरह की वो वीडियोज हैं कि लोग चिल्ला रहे हैं। और मैं एक बात करूं कि मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें एम्बुलेंसेस में लोगों को
शिफ्ट किया जा रहा है और पीछे से गोलियां चलाई जा रही थी। ये शायद फ़लस्तीन में और किसी और यहाँ पे कोई दीगर मुल्क बर्बरियत कर रहे हों, वहाँ पे भी शायद एम्बुलेंसेस पे गोलियां नहीं चलाई जाती। और मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें एम्बुलेंस में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था और ऊपर से स्नाइपर्स जो है वो गोलियां बरसा रहे थे। तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब आते हैं ब्लू एरिया में और वहां पे आके कहते हैं कि हम फतह हमने कर ली और लोग भाग गए और गाड़ियां छोड़ गए, शर्म आनी चाहिए उनको। पता नहीं कितने ढीठ हैं ये लोग कि आपका डी चौक से लेकर ब्लू एरिया तक हर जगह खून से रंगीन थी और आप वहां पे खड़े होकर कह रहे थे लोग भाग गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लोग भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? जब उन पे डायरेक्ट आप फायरिंग कर रहे होंगे तो वो क्या वहां पे खड़े रहें और कहेंगे कि हमें मार डालो सबको? जी। राय साहब, ये सिचुएशन शफकत साहब ने भी कुछ बातें की हैं और ये इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया भी बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने भी देखी यहाँ पर। इतनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल वाकई इस मुनासिब था और इस तरह से फायरिंग ये सारा कुछ करना और फिर उसके बाद बाज़ हुकूमती अमायदीन की तरफ से जो रिएक्शन आया वो भी जो नाकदीन है आपके, उनका ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं था, कि सियासत को सियासत से मुकाबला करना चाहिए। इस तरह से ताकत या बिल्कुल जैसे ये भी शफकत साहब कह रहे हैं कि निहत्ते लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना जो है कि वो कि मुनासिब नहीं था। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? साहब के दुख में बराबर का शरीक हुई। हमने बहुत ये जो अभी वाक़या हुआ इसमें बहुत हैरत अंगेज चीज़ें देखी। उमर अयूब साहब का बयान है कि जी मैंने सीने पे गोलियां खाई, यानी सख्त जानी की वो सूरत है कि उनके सीने पे बुलेट्स लगी, उन्होंने सीने पे गोली खाई, सीने पे टीयर गैस के शेल्स खाए और उसके बाद वो गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। फिर हमने मुर्दे जिंदा होते देखे कि जनाब वो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जो हैं वो पिम्स अस्पताल पे कमरा बंद करके अंदर बैठ के आके और लाशें लाई गई 278 पिम्स में और इधर, और फिर वो जिंदा होके तो वो बाहर निकलते गए। तो ताकत का इस्तेमाल जो है ना, ये जो फायरिंग की बात है, असल सवाल तो यहाँ पे ही है कि क्या स्नाइपर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की? आप देखें कि अगर एक शख्स, एक स्नाइपर भी इतने बड़े हजूम पे फायरिंग करे तो हलाकतों का अंदाजा आप कर सकते हैं, कैजुअलिटीज का कर सकते हैं। अब जब पहले ये रैली आ रही थी उस वक्त हिंदुस्तान इंडिया के वर्ल्ड कप के जीतने की जो वीडियोस थी, वो जो बड़ी रैलीज थी, वो दिखा दिखा के तराने बजाए जा रहे थे कि जनाब लाखों की तादाद में लोग आ गए। और जब ये वाकया हुआ, डिस्पर्स हुए फाइनल, पहली बात यह है कि वो कुछ 60-70 घंटों से वो लोग रोड पे थे और जब रात हुई तो जाहिर है मंजिल पे वो अपने तई तो पहुंच गए थे इस्लामाबाद इलीगली, लेकिन डी चौक पहुंच गया तो वो वहां से कोई खाना खाने गया, वहां पे तो कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई आगे पीछे हुए और जो कोई रह गए होंगे जब ऑपरेशन हुआ। अब 3 चीजें दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती हैं, एक वाटर कैनन, एक टीयर गैस, ये बिनाइन तरीन किसी को रोकने के लिए बिनाइन तरीन दुनिया भर में, और तीसरा रबर बुलेट्स। तो रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ। रबर बुलेट्स का मतलब जो है वो लोगों को डिस्पर्स करना होता है, वो लोगों की जान लेना नहीं होता। तो अब जो जितनी चीजें आ रही हैं इसमें जो जो कुछ हमें भी नजर आ रहा है, ये वीडियोस जितनी है, कोई दुनिया भर की पैलेस्टाइन की आप वीडियोस चला लें, आप गजा की चला लें, आप शाम की चला लें और वहां पे कोई एम्बुलेंस दिखा के और सायरन शुरू कर दें। कुछ वाकयात ऐसे हो जाते हैं इनफरादी तौर पर इतने बड़े ऑपरेशन में। आखिर दूसरी तरफ भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और दीगर, वो भी मुख्तलिफ मजाज के जवान होते हैं, लेकिन एक चीज बड़ी वाजे थी कि कहीं पे भी फायर आर्म्स जो हैं वो नहीं थे। अच्छा फायर आर्म्स से मतलब जान लेने, अच्छा, तो ये किसी जगह पे भी नहीं हुआ। कहीं भी ये छुप नहीं सकती, बाकी हर चीज छुप सकती है, मौत किसी की छुप नहीं सकती, आखिर सामने आना होता है। राय साहब, तो मेरा दो ख्याल लिस्टें जो हमारे रिपोर्टर्स ने भी और हमने भी जो देखी, एक्सेस किया जो मेडिकल स्टाफ को पॉली क्लिनिक पिम्स में, उन्होंने तस्दीक की थी
और 28 ऐसे अफराद पोली क्लिनिक में जिसकी लिस्ट बाकायदा तौर पे उसके रिकॉर्ड में मौजूद है कि जिनको गन शॉट लिखा हुआ है। तो ये गन शॉट, ये जो रबड़ बुलेट हो सकती है या फिर ये क्या हो सकता है? बिल्कुल रबर बुलेट्स ही हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो शार्प और गन शॉट्स का एक और भी शायद शुनीद मौजूद है कि ये जो 35 के लगभग हथियार बरामद हुए इन लोगों से, तो जब नीयत ही यही हो, ये मैं जो टॉप लीडरशिप है उनको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता अभी डायरेक्ट बगैर सबूत के, लेकिन इसमें ऐसे इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इसमें ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं इस किस्म के इज्तिमात में जो इस किस्म की कार्रवाई ऐन मुमकिन है। यानी ये शुनीद है, अभी इसका कोई सबूत तो नहीं कि वहां पर फायर आर्म्स किसी ने इस्तेमाल किया। और आपने देखा कि बहुत से सियासी इज्तिमात में अक्सर हथियार लोगों के पास नजर आते हैं, यहाँ पे भी इन इज्तिमात हो गया। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिर शफकत साहब के तरफ जाता हूँ। ये जो रेंजर्स ने वो कंटेनर के ऊपर एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, फिर वो दुआ पढ़ रहे थे और वहाँ से जो धक्का दे के नीचे फेंका उनको, ये भी आप समझते हैं कि ये फेक है या किसी और मुल्क की है, या अगर यहीं की है तो क्या ऐसे अफराद के खिलाफ हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए कि या ठीक है कि इन हालात में सब चल जाता है? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखें, इनफरादी फेल, जैसे मैंने कहा कि इतने बड़े ऑपरेशन में अब इसको नीचे गिराने का जो अमल था, ये कोई कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड नहीं हुआ था। उन्होंने कहीं मिनट्स में लिखा गया हो कि ये जो कंटेनर पे होगा इसे नीचे गिराया जाए। ना गिराने वालों ने पहले फोन करके तो वजीर आजम से या काबीना के किसी रुकन से इजाजत ली थी। ये इस किस्म के वाकयात में जैसे बता रहा हूँ कि ऑपरेशनल मामलात में इस टाइप की चीजें नाजवाजियां हो जाती हैं जो जिनका दफा नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तो वाकया ऐसे ही है। लेकिन मैं एक जुमला मैं ऐड करना चाह रहा था, वहां पे आप देखें कि 80 के करीब पुलिस के लोग भी जो हैं वो भी जख्मी हालत में अस्पतालों में लाए गए, वो भी रिपोर्ट्स मौजूद है। तो जब इतना इस कदर तशद्दुद का अंसर हो, अब पुलिस वालों ने अपने लोगों को तो खुद जख्मी नहीं किया ना। यहाँ पे शिकायतें हुई रेंजर्स की और पुलिस की, वहां पर ये जो 80 के लगभग लोग जो हैं इस्लामाबाद पुलिस के, और तकरीबन इतनी तादाद जो है वो पंजाब पुलिस की, जिसका प्रीडोमिनेटली अटक में जो शिकायत। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल नहीं दिया, लेकिन वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात तो पब्लिकली खड़े होकर मीडिया पे कह रहे थे जी कि अब हम गोली से इनका इलाज करेंगे और फायरिंग होगी और 5 मिनट में तितर बितर हो जाएंगी, और प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अप्रूवल दे दी। प्राइम मिनिस्टर ने फिर कैबिनेट में बैठ के कहा कि जी कि ये इसमें आर्मी चीफ़ का भी उन्होंने कहा, इंटेलिजेंस चीफ़ का भी कहा, IG साहब का भी, सबका जी कि उन्होंने बड़ा मामलत और की और सारी क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो फिर ये अगर अप्रूवल नहीं थी तो फिर ये फायरिंग के ऐलानात जो किए जा रहे थे, मैं सियासी बयानात थे। अब देखें डी चौक में क्या रखा हुआ है। डी चौक में क्या है कि डी चौक में जो हमारे मैन 5 स्टार होटल्स हैं जहां पर गैर मुल्की आके ठहरते हैं और इस्लामाबाद किसी मामले में जाते हैं, उनकी शहरग है, उसको रोकना था। मुल्क का सेक्रेटेरिएट, पूरे मुल्क के मामलात, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, और ये तमाम और बिलखसूस जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, डिप्लोमेटिक मिशंस है, ये सारा इलाका रेड जोन पे मुश्तमिल है। इसके बारे में कानून साजी हुई है, इसके बारे में आला अदलिया के फैसले थे, और हाई कोर्ट का तो फैसले की अभी स्याही खुश्क नहीं हुई थी जब इन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की। और जब इनकी अपनी क़यादत ने कह दिया कि वहां नहीं जाना, रेड जोन में आने का मकसद ही फितना और शर फैलाना था। और रियासत का काम होता है कि अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसको रोका जाए, लेकिन यह कहना कि डिलिबरेटली कोई फैसला करके फायरिंग की गई या फायरिंग हुई भी या नहीं हुई, तो यह चीज चूंकि फायर पुलिस के कहीं भी रिकॉर्ड के मुताबिक, एनफोर्समेंट एजेंसीज के मुताबिक उनके पास डंडे जरूर थे, उनके पास अपने जाती वो जो एक उनकी यूनिफॉर्म का हिस्सा होता है कि पथराव से हेलमेट्स मौजूद थी, टियर गैस थी और रबर बुलेट्स फायर करने के आलात जरूर थे, वाटर कैनन्स थी। इसके अलावा तो कहीं रिकॉर्ड पे किसी जगह पे हथियार भी नहीं हुआ। तो कुछ भी नहीं। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। हमारे साथ शफकत अवान साहब और राजा इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब हमारे साथ ही रहेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, उसके ऊपर रियासती जुल्म जबर और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल। हमारे साथ इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून से आपका तलक है और शफकत अवान साहब MNA हैं PTI के, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शफकत साहब, 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं राय साहब ने जो बयान किए हैं कि एक तो कि रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ है, वाटर कैनन या शेलिंग का है और रबड़ बुलेट्स हैं, वो कह रहे हैं जी गन शॉट का मुराद ये है। दूसरा जो है कि कहीं ये कैबिनेट ने या किसी अथॉरिटी ने कोई अप्रूवल नहीं दी थी कि फ़ायर होना है, और जो वीडियोस या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि उसमें से बेशतर जो हैं कि वो मुल्क से बाहर की फ़ेक या इस किस्म की चीज़ें हैं कि जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद की हैं। 3-4 चीज़ें उनका ही मौक़िफ़ है। मैं तो नहीं समझता कि इस कातिल लीग को कितनी अमवात चाहिए, कितने लोगों का कत्ल चाहिए जिसको ये कत्ल माने। ये मॉडल टाउन के कातिल क्या चाहते हैं कि कितने इनको कत्ल दिखाए जाएं। ये साहब जो हैं ये मौके पर नहीं थे, इनकी सुनी सुनाई बातें हैं। मैं मौके की आपको बात बता रहा हूँ कि जिस बेदर्दी से फायरिंग की गई है और जिस तरह फायरिंग की गई है उसका आप सोच भी नहीं सकते। ये क्या कहते हैं, मेरी बात समझ से बाहर है। रबर बुलेट्स मैंने खाई हुई है, रबर बुलेट्स 2013 में मुझे लगी थी, और उसका कितना जख्म होता है और वो क्या होती हैं मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। डायरेक्ट फायर किए गए हैं, लोगों के हेड इंजरीज हुई हैं, उनको सरों में और उनके सीने में और उनकी टांगों में फायर पाविस्ता है। क्या इनको मैं कहूँ, अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी ढिठाई से भी कोई झूठ बोलता है। और भाई आपने कत्ले आम कर दिया लोगों का। 12 बंदों की लाशें हमें मिल चुकी हैं, हमारे बेशुमार बंदे अभी तक नहीं मिल रहे, और सौ लोग जख्मी हैं, जो कि एक फिल्म का ये 28 की लिस्ट है। पॉली क्लिनिक और कहाँ कहाँ हमारे जख्मी पड़े हुए हैं। आप चाहते क्या है, कितनी ही लाशें चाहिए जिसके बाद आप उसको कत्ल कहेंगे? वो कितने हजार बंदे आप मार दें और फिर आपका दिल राजी हो कि नहीं वो वाकई कत्ल हुआ है। खुदा का खौफ करें। तो क्या बातें आप करते हैं। कितनी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें जख्मी पड़े हुए हैं, जिनमें डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, और कितने लोगों की डेड बॉडीज को रोका गया। वो सरदार शफीक डेरा गाजी खान का तीसरे दिन उसके भाई को उसकी डेड बॉडी दी गई, वो एहतजाज करता रहा हॉस्पिटल के बाहर। कितने लोगों की आपको कत्ल चाहिए तो आप कत्ल मानेंगे? ऐसा ना करें। इस वकूआ से पहले वजीरे वो इंफॉर्मेशन वो क्या आया था तारड़, और नकवी कह रहा था कि हम 5 मिनट में इनको उड़ा देंगे, ये भाग जाएंगे जब हम फायरिंग करेंगे। और उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि मैं सिपा सलार का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं और फलां फलां का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो वो किस बात का शुक्रिया था? वो उन बुलेट का था, वो स्नाइपर्स का था, वो उस असले का था जो उन्होंने इस्तेमाल करके अपने रियासत के लोगों को भून डाला है। उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, MNA साहब। और वो उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि किस तरह लोगों को आपने वहां पे मार के और उनको कत्ल करके भगा दिया। दुनिया का कोई ट्रेंड आर्मी पर्सन भी हो, वो नेता हो, तो वो गोलियों के सामने नहीं खड़ा हो सकता। हमारे लाखों लोग वहां पे मौजूद थे और आपने उनको भून डाला है और वहां से भगा दिया है मार के। अगर डी चौक में बैठ जाते, ये डी चौक किसी के बाप की मलकियत नहीं है कि वहां पे हम नहीं आ सकते। हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं और इस मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात के वर्कर हैं। अगर हम वहां पर आकर बैठ जाते तो वो कोई मसला नहीं था। हम 3 दिन सफर करते रहे हैं, रास्ते में कोई एक शीशा भी टूटा है तो हमें बता दें। रेंजर के लोग मरे हैं तो इनके अपने रेंजर की गाड़ी के नीचे देके इन्होंने मारे हैं। 3 दिन हम सफर करते रहे हैं, 3 दिन आपकी बर्बरियत बर्दाश्त करते रहे हैं, 3 दिन हम पुलिस और फोर्सेस की गुंडागर्दी बर्दाश्त करते रहे हैं, और हम यहाँ तक आके पहुंचे हैं, पुरअमन रहे हैं। किसी एक बंदे के हाथ में असला दिखा दे। आपकी जो जगह जगह पे लोग मौजूद थे वीडियो बनाने वाले, कोई एक बंदा दिखा दे जिसके हाथ में रास्ते में असला था। मैं 3 दिन इस जुलूस के साथ रहा हूं, किसी एक बंदे के हाथ में एक मैंने पिस्टल तक नहीं देखा। और खुदा का खौफ करें, आप रबड़ बुलेट्स पे चले गए हैं। लोग जो है वो उनके छलनी हुए पड़े हैं। मेरी समझ से बाहर है इनकी अच्छा बातें। राया साहब, एक चीज़ जो और बड़ी अहम है जो हमने भी देखी है, मैं ख़ुद भी हॉस्पिटल्स में गया हूँ, वहाँ का जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो कुछ और चीज़ें बताते हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट हैं वो कुछ और हैं गवर्नमेंट का भी। और मतीउल्लाह जान की गिरफ़्तारी जो है कि वो भी इसी के साथ जुड़ी हुई है कि वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड तक एक्सेस कर रहे थे और कुछ चीज़ें उन्होंने हासिल कर ली थी और उनको हॉस्पिटल की पार्किंग से पकड़ा गया
और मुकदमा ये बनाया गया कि जनाब अच्छा उनकी गाड़ी से कोई मंशियात बरामद हुई है, उन्होंने पुलिस के नाके के ऊपर जो है कि वो गाड़ी चढ़ा दी, असला छीन लिया, गन तान ली, और वो अभी हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड भी किया, कोर्ट का जो उनका जिस्मानी रिमांड था। तो इन चीज़ों से भी इसको तकवीत मिलती है, इस तासुर को कि वाकई कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो फिर पब्लिकली तमाम डाटा जो है वो चीज़ें जो इमरजेंसी का रिकॉर्ड होता है उसको पब्लिक कर देना चाहिए। फिर अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो क्यों उसको छुपाया क्यों जा रहा है? और अगर जो जर्नलिस्ट एक्सेस करते हैं उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर बिल्कुल वैसे ही मुंशियात के जैसे राना साहब के खिलाफ मुंशियात का एक जाली मुकदमा बना दिया गया, अब वो मतीउल्लाह के खिलाफ बना दिया गया। अच्छा जी, वो मेडिकल रिकॉर्ड तक एक्सेस हासिल कर रहा था। मेरे भाई ने कहा कि 3 जुमले उसमें से जुमलों में से निकाल लें कि लाखों लोग डी चौक में मौजूद थे। तो पहली बात यह है कि तमाम इंडिपेंडेंट किसी भी तरीके से देख लें कि वो कितने लोग थे, वो तो एक कवर्ड एरिया के पर स्क्वायर फुट के हिसाब से भी निकाले जा सकते हैं। दूसरा, भून डाला, ये जुमले हम सुनते सुनते जो हैं ये पिछले 15 साल में आप बूढ़े हो गए कि ये इस कदर ढटाई से, यानी आप कहें कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के एक गमला नहीं टूटा। यानी 3 जुमलों पे गौर कर ले कि लाखों लोग मौजूद थे। दूसरा, डी चौक किसी के बाप की मलकियत नहीं है, हम आए हैं तो धड़ल्ले से आए हैं, तो क्यों किसी की जुर्रत क्यों है? कोई अदालत की जुर्रत है हाई कोर्ट इस्लामाबाद की कि उसने फैसला दिया कि इन्हें रोके नहीं आ सकते? सुप्रीम कोर्ट की जुर्रत है? या वो जो कानून साजी हुई थी रेड जोन के मुतल्लक तालिबान इन्हीं के दौर में या उससे पहले के आइंदा के लिए नहीं किया जा सके? किसी के बाप की जुर्रत है कि गैर मुल्की सरबराह आया और वो वहां पे बैठ जाए और कोई उठा सके? किसी के बाप की जुर्रत है कि चाइना का सदर आया था और 6 महीने 8 महीने तक उनका दौरा फिर अल्तवा का शिकार रहा 2014 के धरने की वजह से? किसी के बाप की जुर्रत है कि शंघाई का ये जो अभी ताउन तंजीम का कॉन्फ्रेंस थी उस टाइम पे ये किया गया? लेकिन ये तीनों चीजें, गमला नहीं टूटा पे जरा गौर कर लें कि 22 गाड़ियां पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, पंजाब पुलिस की, जो अटक से लेकर वहां तक टूटी, तो वो क्या जिन्नात ने तोड़ी थी, फरिश्तों ने तोड़ी थी, या ये लाशें फिर जिन्नात की हैं? ये क्या आप देखें ना कि एक गमला नहीं टूटा, हम यहाँ तक पहुंच गए। यानी 22 वैन्स टूटी, फिर जी रेंजर्स ने अपने लोगों को गाड़ी के नीचे दे दिया। कोई मतलब कोई इल्जाम का कोई सर पैर होता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि रबर बुलेट्स जो हैं वो दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं, वो बाकायदा इसके लिए जो जनेवा कन्वेंशन और दीगर वहां से अप्रूव्ड एक चीज, 3 चीजें मैंने गिनवाई कि टीयर गैस, वाटर कैनन्स, लाठियां तो चले जमाना कदीम से इस्तेमाल होती नहीं, मैं जमाना जदीद की बात कर रहा हूँ। रबर बुलेट्स जिसमें रबर के पैलेट्स होते हैं बजाय उस मेटल के। तो रबर बुलेट्स ज़ाहिर चोट भी देती होंगी, जख्मी भी करती होंगी, लेकिन वो जानलेवा नहीं साबित होती, ये एस्टेब्लिश बात है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें जो है वो ये दूसरी वीडियोस को, दुनिया भर की वीडियोस को, यहाँ से कोई पुरानी इन्हीं के दौर की कोई पुराना जो लाठी चार्ज इनके दौर में कहीं तहरीके लब्बैक पे हुआ या दीगर इज्तिमात पे, उनकी भी तस्वीरें आजकल रिकॉर्ड में मौजूद होती हैं। बल्कि आपने एक देखी होगी तस्वीर और वीडियो, वो सारी चीज़ें ठीक राय साहब, वो सारी चीज़ें ठीक। मेरा एक कंसर्न ये है कि मतीउल्लाह जान ने उस रिकॉर्ड तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश की जिसको हमने भी किसी हद तक देखा है, और चीज़ें फैक्चुअली नज़र आती हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर लोग आए हैं। ग्राउंड्स के ऊपर जो पैलेट बुलेट होती है या रबड़ बुलेट होती है, मैं ख़ुद को 8-10 साल जो है डिफेंस रिपोर्टिंग करता रहा हूँ और तमाम एरियाज़ में गया हूँ, वेपन्स देखे हुए हैं, वो चीज़ें फ़र्क हैं। लेकिन मतीउल्लाह जान की गिरफ़्तारी वो रिकॉर्ड तक एक्सेस कर रहा है और गिरफ़्तारी मंशात के डाल के वो बिल्कुल वैसे ही जैसे राना साहब के साथ ज़्यादती हुई उनके साथ की गई। तो ये तो चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। 80 के लगभग जो है उन्हीं अस्पतालों के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर वो वाला डाटा लोगों के पास आया है तो उसी रजिस्टर में एंट्री दीगर जख्मियों की भी हुई होगी। सर यही तो हम कह रहे हैं कि इसको पब्लिक कर देना चाहिए, रेदर देन छुपाने से तो ज़्यादा इबाम पैदा होगा, मतलब शक करेंगे लोग। वो पब्लिक हो जाए सारी चीज़ें तो उससे शकूक व शुबात ख़त्म हो जाते हैं। मुझे इल्म नहीं है कि अस्पतालों के रिकॉर्ड को पब्लिक कैसे किया जाता है, या उसकी फोटो स्टेट्स करा के हवाई जहाज़ों के ज़रिए फेंकी जाए शहर में, या कोई भी जो तरीका होगा तो पब्लिक कराने में कोई हर्ज नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पब्लिक होना चाहिए।
और टाइमिंग बहुत सी चीज़ों की कई दफ़ा किसी चीज़ को ज़्यादा मुतनाज़ा बना देती है। अब आपने भी देखा रिकॉर्ड अपनी आंखों से, जो भी कोई चीज़ें अगर कोई ऐसी मुतनाज़ा भी थी इस दारुल हुकूमत के और पिंडी इस्लामाबाद के, फिर इसका मतलब है कि दर्जनों सहाफ़ियों ने उसे देखा होगा। तो फिर मतीउल्लाह जान साहब के पास ऐसी कौन सी खुफिया चीज आ गई थी कि जिसकी बिना पर ये किया जाए। कई दफा कुछ मामलात की टाइमिंग या उनका जो महल वकू होता है वो कई दफा किसी चीज को खराब कर देता है। यानी आप यहाँ पर ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं टीवी पे भी, और आपने देखा भी सब कुछ, आपकी रसाई भी थी, आप गए भी हॉस्पिटल तक, तो आपको गिरफ्तार नहीं किया गया, और इस तरह आपके बहुत से और दोस्तों भाइयों को। तो इसका मतलब यह है कि ये कुछ चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जो शायद उनकी टाइमिंग गलत होगी हो, शायद उनका तरीकाकार गलत हो राय साहब गया वो हो। ऐसा ही होता है ना कि राना साहब पे गुस्सा किसी और बयान बात का था, डाली मुनशियात की गई थी। तो अभी भी मतीउल्लाह पे और भी बहुत से गुस्से होंगे ना। मेरे पे भी गुस्सा किसी और चीज़ का था, पर्चा जो है कि मुझे खिलाफ कुछ और हुआ था जब मुझे एक हफ्ता डेला रह के आना पड़ा था। तो ये चीज़ें बहुत सी मिली हुई होती है। लेकिन चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका राजा कमरुल इस्लाम साहब, शफकत अमान साहब दोनों। और नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत को कुछ इसके दूसरे जाविये से कि केपी के अंदर क्या चल रहा है, पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, और पीटीआई के अंदर उनके चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब के और बुशरा बीबी के हवाले से भी बहुत सी खबरें चल रही हैं, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत हम जारी रखेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में, और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, और इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ और उस एहतजाज के ऊपर रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया, उसके नतीजे में पीटीआई क्या सोच रही है। और पीटीआई के अंदर भी बिलखसूस बुशरा बीबी का किरदार इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता जितने भी जलसे जुलूस किए और फिर जो फ़ाइनल कॉल थी, इसमें जो अनाउंसमेंट हुई थी वो इमरान खान के घर से हुई थी। उनके घर की जो ख़वातीन थी, अलीमा खान हमशीरा ने अनाउंसमेंट की थी, और फिर जो हतमी पैगाम था इमरान खान का वो बुशरा बीबी के ज़रिए डिलीवर किया गया, और फिर उन्होंने ही इस रैली को लीड किया और डी चौक तक आई, और फिर जो सारी सिचुएशन थी वो आप तक गुजरी। उस सिचुएशन के बाद पीटीआई के अंदर जो है कि मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है वो तनकीद कर रहे हैं बुशरा बीबी के ऊपर, और कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने सही स्ट्रेटजी अपनाई, अदरवाइज़ दीगर जो लीडरशिप थी उसको कंप्रोमाइज़ लीडरशिप कहा जा रहा है। इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मरियम रियाज़ भट्टू साहिबा हैं जो बुशरा बीबी की हमशीरा हैं। उनसे हम जान पाएंगे कि क्या सूरत हाल है, उनके राब्ते अपनी हमशीरा के साथ मुसलसल रहते हैं, वो क्या सोच रही हैं, क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा आपका टाइम देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका भी आखिरी इंटरेक्शन बुशरा बीबी से कब हुआ, और जो ये पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है और ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई 26 नवंबर के बाद, ख़ास तौर के ऊपर बहुत सी उंगली उनके ऊपर भी उठाई जा रही हैं और बहुत से लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तनाजुर में उनकी ओपिनियन जो आखिरी आपका रब्ता हुआ उसमें क्या है? अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा दिल दुखता है कि हम जो एक्चुअली जो रियल टॉपिक है उसको उतना डिस्कस नहीं कर रहे मीडिया में, उतना उठा नहीं रहे, और जो है हम एक और इशू पे हाइप जगह रिफ्ट्स हैं ये है वो, उस पर हाइप क्रिएट की जा रही है मीडिया में। एवरीबडी शुड बी टॉकिंग अबाउट द इस्लामाबाद मैसेकर। शायद आपने किया अपने प्रोग्राम में। अब जब इससे पहला हिस्सा जो 2 हिस्से थे वो सारा का सारा इसी पे था। शफकत अवान साहब थे आपके एमएनए, और नून लीग के भी थे, और उसमें तमाम पहलू हमने हॉस्पिटल डाटा, फायरिंग वायरिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। जी, क्योंकि दैट इज आई थिंक लॉट ऑफ कंसर्न फॉर पीटीआई के इतने सारे इनोसेंट वर्कर्स और वो अपनी जान से गए, तो दैट इज लॉट ऑफ कंसर्न। बुशरा इमरान से लेकिन मेरे अभी उस सारी सिचुएशन के हवाले से अगर आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, कुछ शेयर करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, आप बात कर सकती हैं, उसमें कोई देखिए इशू नहीं है। पीटीआई का जहां तक मुझे पता है कि पीटीआई इज कंपाइलिंग डाटा। आपको ये भी पता है कि काफी सारी चीजों को बहुत डिलिबरेटली डॉक्टर्स को कोर्स करके, स्टाफ को कोर्स करके बहुत सारे फैक्ट्स को छुपाया जा रहा है। आपको तो खुद पता है, आपके कुलीग हैं मोतियल्ला जान साहब, उनको जी हाँ। इसीलिए अगवा कर लिया गया कि जी वो इस पे बात ना कर सके बिकॉज ही वाज कलेक्टिंग द फैक्ट्स। सो दे आर ऑफ कोर्स ट्राइंग टू हाइड। लेकिन इतना बेगुनाह लोगों का खून है, मुझे नहीं लगता कि वो हाइड कर पाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया में इतना आउटक्राई है, और पीटीआई इज इन मॉर्निंग, होल पाकिस्तान शुड बी इन मॉर्निंग, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, कोई दुश्मन के लोग नहीं थे, ये अपने लोग थे। अपने लोगों पे अपने लोगों ने इस तरह का जुल्म किया है, तो द होल पाकिस्तान
पाकिस्तान को शोक मनाना चाहिए इस वक्त, तो पाकिस्तान को बिल्कुल। शोक मनाना चाहिए। आप बुशरा साहिबा के बारे में पूछ रहे थे, मैं उनसे इन इसमें टच इसमें हूँ वैसे वो। मैं आपसे ये भी अगर इजाज़त दें तो 26 नवंबर के हवाले से उस रात क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, वो जी क्योंकि मौके पे मौजूद थी, अगर उस हवाले जी से उन्होंने कोई अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जी शेयर किया, तो आप वो भी बयान जी। कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब वो डी चौक पहुंची तो पहले तो उनको एक डिले किया जा रहा था। वो कहती मैं इतने दिन सोई नहीं थी, मेरा कोई 10-15 मिनट के लिए आंख लगी, अब मैं कंटेनर के साथ साथ थी या पीछे रहती थी या साथ, तो एकदम से मेरी आंख खुली तो कंटेनर वाज नॉट देयर, कंटेनर वाज टेकन अवे। कहती उसके बाद मेरे पास, मेरे बहुत आगे, मैंने ड्राइवर को कहा, उसने कहा जी बहुत आगे चला गया कंटेनर। तो कहती है मैंने मेरे पास कोई स्पीकर कोई नहीं था कम्युनिकेट करने का तरीका वर्कर से। मैंने इसको कहा कि तुम ना आगे लेके जाओ, तो उसने कहा कि जी आगे फायरिंग हो रही है, अभी हम आगे नहीं जा सकते। फायरिंग रुकी। कहती है मैंने उसको कहा कि हमें डिलिबरेटली स्लो किया जाता है, तुम बस गाड़ी निकालो और गाड़ी लेके ना तुम डी चौक की तरफ बस चलो, क्योंकि हमें वहीं पहुंचने का था और हम पहले हमें। तो कहती है जब मैं डी चौक पहुंची हूँ, पीछे जाहिर बात है वर्कर्स भी थे, वर्कर्स ज्यादातर पैदल थे, बाकी लीडरान को भी आना चाहिए था, कि जब मैं डी चौक पे पहुंची हूँ तो वहां पे कोई भी लीडर नहीं था। वर्कर्स थे एक साइड पे, डी चौक से कुछ मीटर पहले इन्होंने गाड़ी रोकी ताकि ये वर्कर्स के साथ पैदल चल के डी चौक पे जाएं और धरना शुरू करें। कहती हैं, जैसे ही मैं गाड़ी से थोड़ी दूर जो है साइड पर अली अमीन साहब को वर्कर्स ने घेरा हुआ था, उनकी गाड़ी को, तो उनकी गाड़ी थी, लेकिन पीछे से कोई भी लीडर वहां पर मौजूद नहीं था। मैं कहती मैंने चल के जब वहां जान, मैंने गाड़ी का जैसे दरवाजा खोला कि अच्छा वर्कर्स को कहूंगी कि उधर चल के बैठते हैं, तो साथ ही फायरिंग शुरू हो गई है और मेरे साथ जितने वर्कर्स थे गाड़ी पे शेल आके गिरा, जो आई थिंक टीयर गैस या इस तरह कहती हैं, और फायरिंग शुरू हुई है, तो वर्कर्स वर डिस्पर्स्ड, वर्कर्स भागना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि चलो यहाँ से ना, जैसे आवाजें दे रहे होते हैं, लेकिन मेरे पास कोई माइक नहीं था, कोई स्पीकर नहीं था, मेरी आवाज जितनी भी मेरी कर सकती थी, और उस पर बुलेट्स, मैंने उनको पूछा कि आपको डर तो नहीं लगा? कहती है जब मैं गई थी तो मुझे पता था कि अगर कुछ हुआ मुझे ज्यादा ही मारने की कोशिश करेंगे। मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे था कि वर्कर, क्योंकि हम में से कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि इनोसेंट हार्मलेस वेपनलेस वर्कर्स के ऊपर कोई फायर करेगा। आपने देखा कि वो बच्चे थे, जवान थे, कोई नातों पे झूम रहे थे, कुछ इस तरह, मतलब दे वर वेरी पीसफुल। तो कोई हम में से सोच नहीं सकता था, डिस्पाइट द फैक्ट कि मोहसिन नकवी साहब ने तो बड़ी ओपन थ्रेट किया कि जी 5 मिनट बंदूक चला के देखें, फिर देखते हैं, हम इन पे बंदूकें चलाएंगे, फायरिंग करेंगे, फिर देखेंगे कितना। बट यू नो हु कुड थिंक कि ही एक्चुअली वुड डू इट, कि अपने लोगों पे बंदूकें चलवा देंगे आर्मी वाले और एजेंसी वाले। वी नेवर कुड इमेजिन, नोबडी कुड। आपको आपको क्या लगता था कि कभी ऐसा होगा पाकिस्तान में जो हमने देखा? तो वो फायरिंग उन पे हुई और उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हुई, वो वहां से नहीं। लेकिन उस वक्त अली अमीन साहब, क्योंकि वहां पर वर्कर्स डिस्पर्स हो गए, अली अमीन साहब रह गए, तो उन्होंने कहा कि इनको कहें कि हमारे साथ आ जाए, क्योंकि ये ना हो कि ये भी चले जाए और हम लोग बिल्कुल अकेले हो जाएं, क्योंकि इस वक्त कोई और भी नहीं था। सही। तो दैट इज व्हाट हैपेंड राइट एट द डी चौक। उसके बाद जब ये आगे आए तो इन्होंने कहा कि वहां हमने सोचा कि ये वर्कर हैं। मैंने अलीमन साहब ने गाड़ी, क्योंकि वो गाड़ी ड्राइवर की सीट पे आके बैठ गए थे, उन्होंने बहुत तेज गाड़ी चलाई, तो मैंने कहा आप मुझे यहाँ से कहीं नहीं लेके जाएंगे अगर आप मुझे क्योंकि शायद अलीमन साहब उनकी सिक्योरिटी की वजह से कितनी फायरिंग हो रही है, उनको वहां से भगा के ले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अगर आप मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगे तो मैं गाड़ी का दरवाजा खोल के तो मैं जंप कर दूंगी। और उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोल भी दिया। उस पे अली अमीन साहब ने जो है गाड़ी को, उनको ब्रेक लगानी पड़ी। वहां पे उन्होंने कहा बीवी ने कि मैं समझ रही थी ये वर्कर है, लेकिन मैंने देखा कि वो जो है उन्होंने मास्क पहने हुए थे और चादर ली थी और वो वर्कर्स नहीं थे। और क्योंकि उनका बिहेवियर बड़ा अजीब था, उन्होंने गाड़ी के ऊपर कुछ फेंका, जिसकी वजह से गाड़ी का शीशा बिल्कुल जैसे ब्लैक आउट हो गया, जैसे कुछ नजर नहीं आ रहा था ड्राइवर को। और ड्राइवर ने कहा कि जी इन्होंने गाड़ी के टायर को भी कुछ मारा है, क्योंकि गाड़ी का टायर ऐसे लग रहा है कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है या बंद होने वाला है, हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक अब ये है। बड़ी वियर्ड बात है कि जहाँ पे फिर अलीमन साहब ने कहा अच्छा मैं अपनी गाड़ी मंगा लेता हूँ, कि जहाँ पे वो गाड़ी चेंज हो रही है तो अब बड़ी फिर वो गाड़ी कन्वीनियंट चेंज वो सोशल लोकेशन, मीडिया के ऊपर भी हमने कैमरा देखा लगा था। हुआ है। जी अच्छा। कैमरा लगा हुआ है कि वो गाड़ी चेंज हो रही है। उस वक्त पे इनके गार्ड्स जो अपने थे उनको पीछे वाली गाड़ी में बिठा दिया गया, इनको दूसरी गाड़ी में बिठाया गया। उसके बाद जहां तक मुझे पता है कि वो डी वॉटसन तक वहां पर पूछती थी कि जी वर्कर्स कहाँ हैं, मुझे वर्कर्स के पास जाना है। ये आपने सुना होगा कई ये वीडियो जो ये सारे ट्विटर हुआ, पे है, मैंने उसमें आपके उन्होंने एक कहा दो कि इंटरव्यूज भी देखे थे। असल जो चीज़ अभी बहुत से आपके अपने वर्कर भी और सारे लोग जो जानना चाहते हैं, एक तो ये कि ये जो सारे आपके लोग जाँ बाक हुए हैं, ज़ख्मी है, उस हवाले से पार्टी या क्या सोच रही है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो तवातर के साथ खबरें हैं जो इंटरनल भी आ रही हैं कि सलमान अकरम राज साहब का रेजिग्नेशन और मीटिंग के अंदर कोई बुशा बीबी के साथ उनकी तल्ख कलामी या इस किस्म की चीज़ें जो है,
कि इनके ऊपर भी क्या वाकई ऐसी चीज़ें चल रही हैं या ये सिर्फ खबरें हैं और पार्टी अब उन कारकुनों के लिए जो ज़ख्मी हुए या जो शहीद हुए, जाँ बाक हुए, उनके लिए आपकी पार्टी या बुशरा बीबी के ज़हन में क्या प्लान है, वो क्या कर रहे हैं? अ, जो ये पहले मैं उसको आपको बता दूं कि जब वो वहां से आगे से निकली हैं तो वो भी जो भी पार्टी ने या उनकी सिक्योरिटी वालों ने डिसाइड किया कि उनको उनकी, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने नहीं निकलना, दैट इज फॉर श्योर, मैंने उनसे बिल्कुल डिस्क्रीटली पूछा। जहां तक ये है कि पार्टी में उनके कहने पे कोई वो जो उन्होंने बातें की हैं उस पर रिफ्ट हुई है। अब सलमान अकरम राजा साहब का मैंने तो कोई इंटरव्यू नहीं सुना जिसमें उन्होंने ये कहा हो। उनसे हम्म, मंसूब करके बातें की जा रही हैं। बीबी ने कोई मीटिंग प्रिजाइड नहीं की पॉलिटिकल सही। पार्टी की, ये भी हम्म, उड़ाया जा रहा है कि जो उन्होंने मीटिंग, वो अली अमीन साहब मीटिंग चल रही थी तो उनके पास फोन ले आए थे, तो हम्म, उन्होंने सिर्फ उनको ये बोला था कि जी जब मैं वहां डी चौक पहुंची थी और वर्कर पहुंचे थे तो लीडरशिप कहाँ थी, लीडरशिप वहां पे क्यों हम्म। नहीं पहुंची थी, ये देखिए और आप हो मैं हूं। और उनका तो कोई ये ऐसा सवाल इरादा भी नहीं है कि वो पार्टी को लीड करें या पॉलिटिकली रोल अदा नहीं करें? नहीं नहीं, ठीक। बिल्कुल भी नहीं। देखिए वो इतने अरसे से 6 साल हो गए हैं, वो खान साहब के साथ हैं, उन्होंने हर मुश्किल अच्छा टाइम सब उनके साथ देखा है। हम्म, अगर उनको लीडरशिप या पार्टी में कोई पोजीशन चाहिए होती तो वो पहले ले लेती। हम्म, अभी भी वो 9 महीने की जेल काट के आई हैं और बड़ी सख्त जेल काट के आई हैं। हम्म, और अब उनको कंसर्न है कि मेरे अपने खावन के उसके हक में निकली हैं और बड़े हम्म, प्रेसिडेंट्स हैं। बेनजीर साहब अपने वालिद के लिए निकली, कंसूम नवाज अपने शौहर के लिए निकली, औरतें करती हैं अपने खावन के लिए। डेफिनेट जी। वो ये उनकी पॉलिटिक्स नहीं है, ये उनके लिए फैमिली मैटर है। हम्म, और लोग जो हैं जानबूझ के, कि उनको पता था कि शी इज बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग वॉइस एंड हम्म, वर्कर्स, आपने देखा है कि उनकी बात हम्म, सुन के कितने वर्कर्स वर हम्म, ओवरवेल्म, वेरी मोटिवेटेड। अब हम्म। जो जाहिर बात है जो पीटीआई को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने इस चीज को इशू बना लिया है। ये और ये बीबी का इशू नहीं है। गवर्नमेंट की जानिब से भी तवातर के साथ इस किस्म की खबरें दी जा रही हैं और फैसल वाडा साहब का भी स्टेटमेंट शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा कि सारा कि डी चो तक लाना, और मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि सिर्फ एक खातून है जिसने सारा कुछ किया। तो वो आपके इल्म में है ऐसी चीज़ कि क्या ये संजानी की तरफ ही जाना था या फ़ोन कॉल आई, किसने पैगाम दिया, और क्या बीबी साहिबा ने ये फैसला किया कि नहीं डी चौक जाना है, संजानी नहीं जाना, उस नहीं, तनाज़े बिल्कुल में? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस शख्स का आपने नाम लिया ना, मैं सोचती हूँ कि मैं अगर उसका नाम भी लूंगी ना तो कोई जैसे नापाक चीज का नाम लेते हैं तो मैं तो नाम भी नहीं लूंगी उसका। हम्म, बीबी का ये फैसला नहीं था। बीबी का फैसला नहीं था। खान साहब ने उनको कहा था जब तक मेरे से आपकी बात ना हो तो आपने कोई प्लान चेंज नहीं करना। सही। जब बैरिस्टर फैज सैफ को एजेंसी वालों ने जिसने भी भेजा, फिर वो आए, उन्होंने बीबी को कहा कि जी खान साहब कह रहे हैं हम्म, कि, तो हाँ बीबी ने कहा ठीक है, मेरी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि मैं जब तक खान साहब मुझे बात करके नहीं कहेंगे, खान साहब ने कहा तो मैं हमारा प्लान जो है पार्टी को उन्होंने दिया है, पार्टी हम्म, वही प्लान फॉलो करेगी। अगर हम्म, खान साहब कोई चेंज कर रहे हैं तो आप बात करा दें, हम्म, हमारी आप खान साहब से बात करा दें। लेकिन हम्म, वो बात नहीं कराई। अब जो एजेंसीज के बंदे बैरिस्टर गौहर को, बैरिस्टर सैफ को खान साहब की बैरक्स तक ले जा सकते हैं कि जी आप हम्म, खान साहब को कन्विंस करें, तो वो फोन पकड़ा देते अगर खान साहब माने हुए होते हम्म, कि जी आप बीबी से बात कर लें और हम्म, बीबी को आप कह दें। तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। बाद में खामखा में ब्लेम बीबी के ऊपर डालना, क्योंकि ये भी जो है ना एक बड़ी एक अब कह रहे कॉन्स्पिरेसी है ऑफ कोर्स उसका हिस्सा हो कि एक सकता है। और अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल था है। कि वहां से शायद अली अमीन गंडापुर साहब या किसी और के साथ टेलीफोन पे बात करवाई गई है, ऐसा हुआ है या नहीं कुछ भी नहीं नहीं, हुआ? हाँ सबकी किसी से बात नहीं हुई, नो नॉट एट ऑल, सिर्फ क्योंकि जो बीबी लोग। और उधर ही थी ना। अली अली अमीन से बात होती तो अभी बुशरा इमरान से हो जाती। हम्म, बुशरा इमरान को इंस्ट्रक्शन थी कि जब खान साहब ने खुद कहा था कि जब हम्म, तक मैं आपको नहीं कहूँ, मेरे से आपकी बात नहीं हो, तो आपने कोई प्लान चेंज नहीं करना। हम्म। और जो बुशरा बीबी साहब का पैगाम आया वो बैरिस्टर सैफ या बैरिस्टर गौहर ने ये कहा जी कि संजानी पर खान साहब कह रहे हैं, या दोनों ने कहा? मुझे जहां तक पता है बैरिस्टर सैफ ने कहा। कि जी खान साहब का ही वो आए प्लान है थे कि मिलने, संजानी शिफ्ट मिलने कर तो दी। दोनों गए थे, मिलने दोनों गए थे, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि जो मिलने आए थे या जिन्होंने बात की, हम्म, या जो, क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर सैफ का नाम लिया कि बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हाँ सब कहें, तो मैंने कहा कि आप मेरी बात करा दें, हम्म, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं कराई। और बैरिस्टर गौहर ने इसकी कोई तस्दीक की मीटिंग में, या बुशरा बीबी साहिबा के सामने अगर उनसे पूछा गया कि हाँ जी खान साहब ने ऐसी बात की थी या नहीं की थी, उनके बैरिस्टर सैफ के पहले मौक़िफ़ की तायद पहले की? ये लोग पॉलिटिकल कमेटी में और बयान, मतलब जो भी इन्होंने कहा, लेकिन फिर ये बात कल परसों की पॉलिटिकल कमेटी से मुझे कोई और लोगों ने, बुशरा बीबी नहीं, बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया कि खान साहब ने बात करके किसी को भी नहीं कहा था कि नहीं संजानी कहा था। जाए। आखिरी चीज़ एक पूछना चाहूँगा, तोशाखाना केस के हवाले से नैब की टीम पेशावर गई हुई है, उस हवाले से कोई अपडेट आपके पास के अरेस्ट करने के लिए गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या बुशरा बीबी कब जो है कि वो अपीयर हो सकती हैं कोर्ट में?
कोर्ट में जब भी कोर्ट में उनकी तारीख होगी वो अपीयर हो जाएंगी। क्योंकि अभी वो उन्होंने कोई उनकी डरती जमानत कैंसिल की हुई है ना, वो कहते हैं जी अपीयर नहीं हो रही, तो वारंट जारी किए हुए हैं। नहीं, वो तो जब भी वो अब उनको, आपको पता है बीच में ये रैली थी और उसकी वजह से एक उनका था कि वो, लेकिन उनकी तबीयत आपको पता है, उन्होंने वो जमानत भी करवाई हुई है। उनकी तबीयत जब वो हॉस्पिटल में लास्ट 20 डेज में थी तो उनके साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। मैं उसकी बात कर चुकी हूँ कि उनको बहुत हम्म सीवियर इन्फेक्शन थी कान की, दांत की। वो जब निकली तो उनको एंटीबायोटिक्स की आईवीज लगती रही क्योंकि इन्होंने उनको कोई मेडिकल हेल्प प्रोवाइड नहीं की। हम्म उनकी तबीयत बहुत खराब रही, उनका वजन बहुत घट गया है, वो बहुत वीक हो गई हैं। मैं तो जब उनको देखा तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई कि वो इतनी वीक हो गई हैं। आप यकीन करें कि आई कुडंट स्टॉप क्राइंग, कि हम्म इतना उन्होंने उनका उनका साथ जेल में बुरा सलूक किया। और अभी भी एक औरत है, वो गोलियों सही। गोलियों के सामने खड़ी रही है। कई लोगों ने मुझे कॉल्स की हैं, वो बेचारे सामने नहीं आ रहे, उनको डर पड़ा। उन्होंने कहा हमने खुद देखा है कि बीबी गाड़ी पे हम्म गोलियां चला रही थी और बीबी वहां से, यानी डर के नहीं, वो नहीं भागी। अली इतनी साहब ने उनको बचाने के लिए शायद गाड़ी भगाई है, जो भी है, वो नहीं जा रही थी, सही। बिल्कुल वो नहीं। बहुत शुक्रिया मरियम रियाज भट्टू साहिबा आपका। हमशीरा बुशी हमारे साथ बातचीत कर रही थी और जो सारी सिचुएशन डेवलप हुई पिछले एक हफ्ते के अंदर, उस हवाले से वो जो बुशरा बीबी ने उनसे गुफ्तगू की, उस हवाले से वो हमें आगाह कर रही थी। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।